हेलो एवरीवन। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिया ली और वे ने मिलकर यू हाओ को फंसाने के लिए एक साजिश रचने का फैसला किया था। तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं और वही बार जो जीजी ने यू हाओ को गिफ्ट में दिया था वो वहां पर जाते हैं, एक दो दफों से चिढ़ाते हैं, उसे प्रोवोक करते हैं और फिर उसके बाद कुछ एक्टिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं। जब वो जाते हैं तो यू हाओ को कुछ शक होने लगता है। वो देखती है कि एक फ्लैश ड्राइव थी जिसे वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। वो वही उठाती है, उसे रिकवर करती है और उसमें मौजूद डाटा को चेक करने लगती है। उसे देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और उसने तुरंत ही किसी को कॉल कर दी थी। सर्वेलेंस के थ्रू जिया अली ये सारा कुछ देख रही थी और उसे लगता है कि ये हमारे जाल में फंस चुकी है। अब ये इनिशिएटिव लेगी और यही इन्फॉर्मेशन किसी को जाकर देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन झूठी थी। अब उसने वे को यू हाओ के पीछे लगाया हुआ था। यू हाओ एक आदमी के साथ एक अबंडेंट फैक्ट्री में जाती है और बस वहीं पर ही वो उसे पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। और जिया ली तो तुरंत ही कॉल कर देती है और जीजी से कहती है क्या हो, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। और फिर जैसे ही उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाती है तो पता चलता है कि वे ने अटैक किया हुआ था यू हाओ पर और जीजी उसे पकड़ लेता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है। वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड पर एक उंगली भी उठाए, ये तो उस पर वार कर रहा था। और बस यू हाओ ही तो उसकी रेड लाइन थी, जो भी उसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो उसी को ही क्रॉस कर देगा। बस इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके बारे में यू हाओ को शुरू से ही पता चल गया था और उसे ये भी मालूम पड़ गया था कि लोग मुझे जाल में फंसा रहे हैं। तो ऐसा करती है कि एक दफ़ा हॉस्पिटल जाती है। उन्हें लगा था कि ये गायनी डिपार्टमेंट में गई है, लेकिन हॉस्पिटल में गायनी डॉक्टर की जगह जाओ हेंग बैठा हुआ था। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे जाकर देती है और कहती है कि ये तो झूठी है और असली इन्फॉर्मेशन वो थी जो मैंने अंकल गुआन को दे दी थी। तो अब बस वो जाओ के साथ मिलकर प्लान बनाती है और सोचती है कि अब की दफा जिया ली और वे को वो रास्ते से हटा देगी अपने अंकल गुआन का बदला लेने के लिए। और बस जो आदमी उसके साथ फैक्ट्री में अंदर गया था वो कोई और नहीं बल्कि जीजी का खास आदमी था, जो वो हमेशा यू हाओ की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ रखा करता था। इन दी एंड जब वे को लगा था कि उसकी सारी ही करतूत उसके ऊपर उल्टे हो गए हैं और चाल उसके कोई काम नहीं आई, तो उसने गुस्से में आकर यू हाओ पर ही अटैक कर दिया था। जिया ली सारे सबूत दिखाना चाहती थी और ये बताना चाहती थी जीजी को कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन जीजी की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बांध चुकी थी। वैसे भी जिया ली के पास देने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो जो कुछ भी दिखाने की कोशिश करती थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, सब कुछ उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता था। तो बस अब की बार जीजी चिल्लाने लगता है और कहता है कि बहुत हो गया। और इसी के साथ ही प्लान के अकॉर्डिंग जाओ हिंग ने वहां पर एक पुलिस वाला भी भेज दिया था और ये सारा एटमॉस्फेयर इस तरह का बन गया था कि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यू हाओ ने कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि गद्दारी तो वे कर रहा था। और अब की बार जो इन्फॉर्मेशन फ्लैश ड्राइव से निकली थी वो तो असली थी, बिल्कुल करेक्ट। और ये देखते ही जीजी को काफी गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग गद्दारी कर रहे हो और इल्जाम मेरी गर्लफ्रेंड पर डाल रहे हो। जीजी उसे घर लेकर जाता है, बहुत प्यार से उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर ये याद रखो कभी वो ना करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही गहरी बात कहकर चला गया था और इसके साथ ही उसे पता चलता है कि उनके घर को बहुत सारे लोगों ने घेरे में ले लिया है और ये गैंगस्टर्स की दुनिया में उन्हीं के एल्डर्स थे, उनके सीनियर्स, डिफरेंट गैंग के लोग जो कि इस टाइम पर वे के साथ अपनी सपोर्ट शो करने के लिए आए थे। इनमें से एक तो वे के अंकल थे जो कि ये सारा कुछ कर रहे थे अपने भतीजे को बचाने के लिए। इस टाइम पर अंकल कुन शहर से बाहर थे और वो ऐसी जगह पर थे जहां पर सिग्नल नहीं पहुंच रहे थे, तो जो कुछ भी हैंडल करना था वो यहाँ पर जीजी नहीं हैंडल करना था। जीजी थोड़ा सा भी नहीं डरता, बल्कि उन अंकल को कहने लगता है कि अगर आपके पास लोग हैं तो मेरे पास भी हैं, अगर आपने कुछ अरेंज किया है तो मैंने भी किया है। वो अंकल उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर आज हम यहाँ से जाएंगे तो यू हाओ को साथ लेकर ही जाएंगे। और इसी बात पर उन्हें एक फोन कॉल आती है और पता चलता है कि उनका अपना ही पोता गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा है कि घर पर कौन से लोग आए हुए जो मुझ पर गन तान कर खड़े हैं। और बस यही वो मोमेंट था कि उन अंकल को बैक ऑफ करना पड़ता है।
वो अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ छाड़ दुम दबा कर वहां से भाग जाते हैं और जीजी के अंदर ही कुछ गद्दार थे जो इस मौका पर पकड़े जाते हैं, जिनके थ्रू उसके घर को घेरे में लिया गया था। वो उनको पकड़ता है और उसके बाद ऑर्डर करता है कि गद्दारी के जुर्म इन्हें खत्म कर दिया जाए। और फायरिंग की आवाज सुनकर ऊपर कमरे में मौजूद यूहाओ बहुत डर जाती है। जीजी जब अंदर आता है तो वो भी नाइफ लेकर खड़ी हुई थी और बहुत ही ड्रामेटिक सी सिचुएशन हो गई थी। जीजी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, बल्कि जैसे ही जाओ हेंग अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वहां पर एक टिकिंग बॉम्ब था। जैसे ही टाइम अप होता है तो उसमें से लिखा हुआ निकलता है कि अपने काम से काम रखो और चैंग फैंग गैंगस्टर्स को तंग करने की कोशिश ना करना। जबकि उधर जिया ली, उसकी तो मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई थी। उसे अपने हाथों से वे को खत्म करना पड़ता है और यही उसकी सजा थी। अब फाइनली जैसे ही अंकल कुन वापस आते हैं तो सारी सिचुएशन उनके सामने रख दी जाती है। उन्हें जिया ली और वे पर काफी गुस्सा था। जिया ली उनके सामने कदमों में गिर जाती है, बार बार उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने वे को भी खत्म कर दिया है, मुझे एक और चांस दे दे, मैं आप लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, मैंने कोई भी गद्दारी नहीं की। और इन दी एंड अंकल उसे ये कहते हुए माफ कर देते कि तुम्हारे सारे पुराने कामों को याद करते हुए मैं इस शर्त पर तुम्हें छोड़ता हूँ कि आपसे तुम जीजी के अंडर रहकर काम करोगे, उसके बराबर नहीं। जिया ली को तो बस किसी न किसी तरह से जिंदा बचना था, वो बच ही गई थी। अब जैसे ही वो वहां से चली जाती है तो जीजी अंकल कुन से बात करता है, कहता है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन आपका नंबर नहीं लगा, आप आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मुझे खुद ही सारा कुछ हैंडल करना पड़ा। आपको बहुत कुछ बुरा भी लगा होगा, इसीलिए मैं स्टेप बैक करता हूँ अपनी गलती को अपोलोजाइज करते हुए। मैं अपनी सीट, अपना रैंक इस गैंग में छोड़ना चाहता हूँ और उसके बाद शांति से अपनी जिंदगी बहुत दूर जाकर गुजारना चाहता हूँ। अंकल ये सुनते ही वो सारी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। जब जीजी 10 साल का था तब से उनके साथ जुड़ा हुआ था। वो उसे पुराने सारे समय याद कराते हैं कि किस तरह से तुम मेरी खातिर हर चीज बर्दाश्त करते थे, इतना दर्द सहते थे, इतनी तकलीफ में होते थे चोटों में, पर तुम्हारी जुबान से आह भी नहीं निकलती थी। अंकल ये सारा कुछ उसे ऐसे शो करा रहे थे कि जैसे वो उसके साथ बहुत अटैच्ड हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ा विला भी अरेंज करके रखा हुआ है सी साइड पर, जाओ और शांति से अपनी जिंदगी वहां गुजारो। मुझे पता है कि तुम यूहाओ के साथ अब एक पुरसकून लाइफ गुजारना चाहते हो। वैसे भी जीजी उनसे कहता है कि अब सारा कुछ हम लोग लेजिटिमेट कर चुके हैं, सब शेडी काम उन लोगों ने खत्म कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ डीड्स थे गैंगस्टर्स के बीच जो इस तरह के उल्टे सीधे काम करते ही रहते थे। उनसे भी जीजी खुद को अलग करना चाहता था सिर्फ यूहाओ की खातिर, और कहता है कि नहीं, मैं उस विला में नहीं बल्कि बहुत दूर, मैं यहाँ से बाहर इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अंकल कहने लगते कि इस देश से बाहर जा रहे हो, तुम तो मुझसे बहुत दूर हो जाओगे, वहां तो बहुत ठंड होती है, तुम्हें बचपन में अक्सर नमूनिया हो जाया करता था। वो तो उसकी बहुत केयर कर रहे थे। इन दी एंड कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन एक आखिरी टास्क है जो तुम कंप्लीट कर दो। उनकी एक कंसाइनमेंट और डील होने वाली थी। वो चाहते थे कि ये सारा कुछ जीजी अपने अंडर करे क्योंकि एक बहुत बड़ी डील थी और जीजी के अलावा इतना एतबार उन्हें किसी और पर नहीं था। लेकिन ये सारा कुछ तो अंकल उनका दिखावा था। वो अकेले में जाते हैं और अपने एक खास आदमी से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि इतना कुछ करने के बाद अब वो मुझे छोड़ के जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है ताकि वो मेरे इन्फ्लुएंस के सर्कल से ही बाहर निकल जाए। बहुत बड़ी चाल चली है इसने, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये मेरा चाकू है और जिस दिन ये काम करना छोड़ेगा मैं खुद इसे तोड़ दूंगा। और वो अपने उस खास खबरी को यही कह रहे थे कि यूहाओ के बारे में इंफॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करो। जबकि यूहाओ उधर आजकल खबर ले रही थी, बार बार बातें सुनने की कोशिश करती थी कि ये कौन सा बड़ा टास्क है जिसको करते हुए जीजी आजकल इतना बिजी रहता है कि खाने की भी कोई परवाह नहीं करता। वो ऊपर से यही शो कराती थी कि उसे फिक्र हो रही है, लेकिन इनफैक्ट सिर्फ बातें सुनने के लिए आती थी, जीजी को देखने के लिए नहीं। और वहां से बस चोरी चोरी उसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। कुछ चीजें भी टेबल पर पड़ी देखी थी और उनकी कुछ बातें भी सुनी थी, और यही इन्फॉर्मेशन वो चोरी चोरी जाकर जाओ हैंग को दे देती है। जाओ हैंग उससे कहने लगता है कि मुझे इसका पता बता दो, कुछ और इन्फॉर्मेशन लीक करा दो, और फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए जीजी को और उसके गैंग को खत्म कर दूंगा और फिर हम दोनों एक हो सकते हैं पहले की तरह। अब यहाँ पर वो तो उसे इन दी एंड किस भी करने वाला था, लेकिन बाहर से कुछ शोर होता है और यूहा वहां से भाग जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यूहाओ ने पूरी कोशिश की हुई थी, एक बग लगाना चाहती थी, लेकिन हर जगह पर कैमरास फिक्स थे। वो क्या करती, अपने कपड़ों में भी छुपा कर गई थी,
लेकिन ये कर नहीं पाती। इतने में उसे पता चलता है कि एक पॉलिटिशियन की बेटी के साथ जीजी की शादी की खबरें आजकल मैगजीन में छप रही हैं। ये देखते ही वो फुल नाटक स्टार्ट कर देती है, एक पोजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह बहुत ओवर एक्टिंग करती है और कहती है कि इस कमरे में जो तुम लोग सामान छुपा कर रखते हो, यकीनन यहाँ पर भी उस लड़की के लिए डाउरी का सामान होगा। ये मुझे छोड़ना चाहता है। और बस उसकी इतनी पोजेसिवनेस देखकर जीजी को तो उस पर प्यार ही आया जा रहा था। वो उसे अपने साथ उस कमरे में लेकर जाता है, उसकी आंखें बंद करता है और उसके बाद उसके हाथ से ही वो पासकोड खोलता है। वैसे तो अंदर काफी सारा सामान था, लेकिन उसी के बीच एक पियानो भी था। वो कहने लगता है कि ये पियानो तुम्हें बहुत पसंद था ना, तुम्हें याद है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। वो उससे कहने लगता है कि ये न्यूज वाले कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन आजकल इस पॉलिटिशियन से हमें अच्छे संबंध रखने हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही मेरे अगली डील ओवर होती है, उसके बाद हम ये सारा कुछ छोड़ यूके चले जाएंगे, जहाँ तुम और मैं दोनों रहेंगे। अब यूके का सुनते ही वो डर जाती है, लेकिन एक्टिंग ऐसे करने लगती है कि जैसे वो बहुत खुश हो गई है। अब उसके माइंड में एक ही चीज चल रही थी, और वो ये थी कि यूके जाने से पहले पहले ही मैंने इन लोगों के खिलाफ कुछ इकट्ठा करना और इन्हें पकड़वाना है। वेल, इतनी इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी थी कि इस घर में और जगह जगह जहाँ भी सर्विलेंस लगी हुई है, वो पावर के जाने से ही ऑफ हो जाएगी। और पावर बैकअप का कोई ऐसा एक्यूरेट सिस्टम नहीं है जो कि वर्कर्स के ना होते हुए चल सके। एक दिन मौसम बहुत खराब था, टाइफून आने वाला था, और उसी समय जीजी ने भी अपनी कंसाइनमेंट चेक करने के लिए जाना था। ज्यादातर वर्कर्स उसके साथ चले गए थे, बस कुछ मेड्स ही रह गई थी, और उनको भी यू हाउ एक बहाने से घर भेज देती है कि तुम लोगों की भी फैमिलीज है, उनकी केयर करो जाकर। जीजी को जाना बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जाते जाते उससे कहता है कि बी अ गुड गर्ल, अच्छे से मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और बस जैसे ही घर खाली होता है, यू हाउ ने तो अपनी चाल चल दी थी। वो शॉर्ट सर्किट करती है जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वैसे तो उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। वही पासकोड आंखें बंद करके खोलती है और उस कमरे में एंटर हो जाती है। उसी समय जहाँ जीजी गया हुआ था, वहीं जाओ हैंग भी आया हुआ था। वो उसे कहने लगता कि दिल खोल कर तलाशी ले लो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से तुम मुझे अरेस्ट कर सको। जितना टाइम मर्जी लो, मैं अपने आदमी भी भेज देता हूँ, वो तुम्हें अच्छी कंपनी देंगे। लेकिन जाओ हैंग उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि जिस दिन अंकल गुआन की डेथ हुई थी, तुम भी उसी बिल्डिंग में थे, और यू हाउ भी, मैंने तुम दोनों को वहां से जाते हुए देखा था। यू हाउ को मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो मुझे तुमसे भी पहले का जानती है। मेरा और उसका रिश्ता तुमसे भी पुराना है। अब ये सुनते ही जीजी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो उसे भी चिढ़ाता है और कहता है कि बेशक तुम्हें मुझसे पहले जानती होगी, लेकिन इस टाइम पर वो और मैं हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, और मेरे से ज्यादा क्लोज उससे और कोई भी नहीं है। इतने में जीजी को खबर मिल जाती है कि घर पर पावर ब्रेक डाउन हो गई है, और इस टाइम पर यू हाउ से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। यू हाउ के उधर अंदर जाते ही बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उसे अंधेरे से फोबिया था, लेकिन फिर भी वो बग इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डर कर कांपने लगती है। इतने में एक कॉल उसे आती है, और वो थी जीजी की कॉल, जिसे उसकी इतनी फिक्र हो रही थी कि वो अब वापस लौट रहा था। वो उसे कहता है कि खुद को संभाले रखना, मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से कितना डर लगता है, मेरे साथ कॉल पर कनेक्टेड रहो। और फिर उसे शांत कराता है, इनहेल एक्सहेल कराता है, ताकि उसकी कंडीशन बेटर हो सके। और फिर इन दी एंड जब उसके रास्ते में एक ट्री गिरी हुई थी, तो वो उसे भी अपने हाथों से हटाकर उसे डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने लगता है। लास्ट मोमेंट पर वो टाइम पर ही वहां पहुंच गया था, लेकिन उसने बहुत ही डेंजरस रूट इख्तियार किया था, और खुद को जख्मी करके अपनी जान को दाव पर लगाकर वो उसे अंधेरे से बचाने के लिए आया था। लगता है कि यू हाउ पर यह चीज असर कर ही जाएगी कि वो कौन है जो उससे सच्चा प्यार करता है। उसका जख्मी हाथ देखती है तो एक दफा तो टची हो जाती है, और फिर उसके बाद उससे कहने लगती है कि ये सारा कुछ तुमने मेरे प्यार में किया है। वो बोलता है बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके साथ ही एक रिंग उसके हाथ में दे देता है। कहता है कि तुम कितनी पॉसेसिव हो रही थी ना, तुम्हारी जेलसी देखकर मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए खरीदी है, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में किसी पॉलिटिशियन की कोई बेटी नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और हमेशा तुम रहोगी, और हम कल यहाँ से सारा कुछ खत्म करके यूके जा रहे हैं। अब वो यू हाउ को रिंग पहना देता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जाओ हैंग को, जो कि अपनी पुलिस वाली वर्दी उतारता है, और उसके बाद अंकल कुन के पास वही गेटअप लेकर पहुंच जाता है। वही था अंकल कुन का खास आदमी, उनका खबरी, वही था जिसे उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्टॉल कराया हुआ था, और यही था जो असल गद्दार था। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या हो गया देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।